अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है इमरान हसन। बिल्कुल, और हमें देख के आपको लग रहा होगा कि हम कितने खुश हैं। इस खुशी की कोई वजह नहीं है, वैसे ही सुबह सुबह खुश होना चाहिए। अगर आप सुबह, कल भी मैंने कहा था कि अगर आप दिन का आगाज मुस्कुराहट से करते हैं तो उससे पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और जिंदगी का एक असूल बना लेना चाहिए इमरान, के घबराना नहीं है। ये आपके माइंड में कहाँ से आया? आपको पता है ये तहरीक इंसाफ वालों की छेड़ है ये लाइन, घबराना नहीं है। तो इसलिए आप अगर ये बात करेंगी तो शायद कोई कहे कि यार शायद ये हमें छेड़ है। नहीं, हम आपको छेड़ नहीं रहे। खैर, हम आज के दिन के हवाले से अगर बात करें, ओबियसली इट्स थर्सडे, और थर्सडे के एक दिन के बाद थर्सडे को मुझे कम से कम ये होप होती है कि कल जुम्मा है और जुम्मे को ओबियसली फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो और काफी एक्साइटेड थे इमरान आज मेकअप रूम में भी, रियली हैप्पी। जब मैंने पूछा कि इतने खुश क्यों हैं तो उन्होंने बताया कि और अपने लिए ना, असल में मसला पता है क्या होता है, अपने लिए आपको खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए रीजंस बनाते रहना चाहिए। जब तक आप अपनी खुशियों को दूसरे लोगों पे, दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट रखते हैं तो खुश रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुश हो नहीं सकते। आपके पास जब रीजंस होती हैं खुश रहने की, दैट कीप्स यू गोइंग। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजंस आपके पास होनी चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हर वक्त आपके साथ रहे और आपका और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मौसम भी देता है। अगर मौसम अच्छा हो जाए तो काफी हद तक मिजाज पे उसका फर्क आता है, और मिजाज अगर अच्छा रहे, खुशाइंद रहे, खुश रहे आप, तो उसका फर्क, उसका जो असर है आपकी पूरी दिन की और लाइफ की रूटीन पर भी पड़ता है। थोड़ा सा मौसम आपको बता देते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर में आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। शहर शहर लाहौर जिसे कहते हैं, और फूलों और पार्क्स का शहर लाहौर जिसे कहते हैं। और ये कुछ मनाजिर भी हमारे पास हैं लाहौर के खूबसूरत तरीन, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत यहाँ पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बात करें इस्लामाबाद की, द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द सिटी ऑफ मागला हिल्स, यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 14, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात करें फैसलाबाद की तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हुंजा की। हुंजा में टेम्परेचर जो है वो कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बर्फ भी है, ठंड भी है, और बहुत सारे लोग इस वक्त हुंजा में मौजूद भी हैं। आपकी जो स्नैपचैट स्टोरीज हैं या आपकी जो इंस्टा स्टोरीज हैं, बताती हैं कि आप फन कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आगाज कर लेते हैं आज की हेडलाइन से। रूसी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर। वजीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत। किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, पाकिस्तान इलाकाई ताउन के लिए कोशां है। आर्मी चीफ से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। दोस्त था, वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है। 1 साल से जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। जहांगीर तरीन के तहरीके इंसाफ से गिले शिकवे। कोरोना बेकाबू, सैकड़ों अफराद मुतासिर। 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। खुराक नामी मिठाई थर के अलावा कराची में भी हर किसी की पसंदीदा क्यों है, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। बसारत से महरूम, हौसले से भरपूर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलरशिप हासिल करने वाली खंसा मारिया एक्सप्रेसो की मेहमान। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर, बड़े धमाके की। बड़ा धमाके से मैं थोड़ा सा डर गया था। कल वैसे बड़ा धमाका हो गया जो हो रहा था, एएनपी वाला, और क्या होना है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इस पॉलिटिकल चूंकि सिचुएशन की बात है, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स की ही हमने बात करनी है। बिल्कुल, कल तक तो इमरान पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर पीटीएम की तकसीम की खबरें थी, सवालात की बौछार थी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की अदालत पेशी ने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। पीटीएम की तकसीम के बाद अब हुक्मरान जमात पीटीआई अंदरूनी इंतशार का जो शिकार हो चुकी है, और जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल केस में 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं। लेकिन जहांगीर तरीन की हमायत में तकरीबन 15 पीटीआई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में उनके साथ कोर्ट पहुंचे हैं, जो कि पीटीआई के लिए यकीनन एक बड़ी परेशान कुन बात है। पेशी के मौके पर मीडिया टॉक में जहांगीर तरीन ने दिल की खूब भड़ास निकाली है, प्राइम मिनिस्टर से शिकायत का अंबार लगा दिया है, और शुगर स्कैंडल और एफआईए की कार्रवाई पर कई सवालात भी उठाए हैं। बिल्कुल, और उन्होंने याद दिलाया कि कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। उन्होंने कहा हम दोस्त थे, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है। 1 साल से खामोश हूं, जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है। मुल्क में 80 से ज्यादा शुगर मिले हैं, लेकिन सिर्फ जहांगीर तरीन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है।
उनका कहना था कि हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। वजीर आजम साहब, अब वक्त आ गया है कि इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब करें। इस मौके पर राजा रियाज साहब भी उनके साथ मौजूद थे, जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के। उन्होंने दावा किया कि अगर जहांगीर तरीन न होते तो वजीर आजम कौमी असम्बली से एतमाद का वोट नहीं ले सकते थे। पंजाब और वफाकी हुकूमतें बनाने में भी जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया, इसलिए वजीर आजम अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचाने। ताहम वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर ये कहते हैं कि एहतसाब का अमल दुरुस्त और दोस्त और दुश्मन की जो तफरीक है उससे आज़ाद है और दुरुस्त है। जहांगीर तरीन समेत किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं जिस पर सवाल उठेगा जवाब देना पड़ेगा। इस पर अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी उमूर के वजीर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। इत्तफाक ऐसा है कि अली मोहम्मद खान जब भी हमारे शो में आते हैं कुछ ऐसा ही टॉपिक होता है जिससे तहरीक इंसाफ मुश्किल में होती है, और इस वक्त भी हमारे साथ है। अली भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? हाउ इज योर मॉर्निंग? सबसे पहले तो बताइए। अच्छा, वॉक चल रही है, ठीक है, ग्रेट टू सी यू अली भाई। ये जहांगीर तरीन साहब, मतलब ही इज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ब्रांड्स हैं, आप भी उनमें से एक हैं। इमरान खान साहब तो ओबियसली हैं ही, हुई तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी, और वो कहते भी हैं, और आपके जो वर्कर है वो भी उनको बहुत प्रेज करते हैं। ये क्या हुआ सर? कहते हैं मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, आप ही की हुकूमत, आप ही के जहांगीर तरीन, क्या हो रहा है अली भाई? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहा। शुरू में एक अच्छी बात से इब्तिदा करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मुस्कुरा देना भी सदका है, और आपने आज बात की कि अपने आप को खुश रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अल्लाह, रसूल और ईमान के बाद अपना आप है। दुनिया कोशिश करेगी कि आपको उदास करे, आपको आगे ना बढ़ने दे। अगर आप समझते हैं कि आप अहम हैं तो आप दुनियावी चीज़ों को अपनी उदासी की वजह ना बनाएं। ये मसले मसाइल आते रहते हैं, ये इसलिए होते हैं, किसी शख्स पे भी अगर इम्तिहान हो, अल्लाह से दुआ करें कि आजमाइश में ना डाले, लेकिन इम्तिहान इसलिए होता है कि अल्लाह आपको और ऊपर ले जाता है। तो अगर मेरे किसी दोस्त भाई बहन पाकिस्तानी को आज कोई मसला है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, अल्लाह आपको सुरखुल करेगा। अली भाई, आपने अहम तरीन की बात की ना, तो हमने जहांगीर तरीन साहब की बात की। देखिए, जहांगीर तरीन साहब इम्पोर्टेंट आदमी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज वो उस तरह से जो है उनका एक रोल नहीं है, जाहिर है जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन कल के वाक़यात मैंने सारे देखे हैं। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, उनको खुद भी पता है, इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। सिर्फ इतना है कि ये जो शुगर इंक्वायरी आई उसमें जिन लोगों के नाम थे उनमें जहांगीर साहब भी थे। बाज़ लोगों से इसमें पूछ-गुछ हुई, उनको बुलाया गया, कुछ को बुलाया जाएगा, जिसमें शहबाज साहब या हमजा साहब जैसे लोग भी हैं। मुख्तलिफ इंक्वायरीज में बुलाया जा रहा है, तो उनको भी बुलाया गया है। कोई हंटिंग नहीं है किसी की, कोई किसी की हेड हंटिंग नहीं हो रही, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। और कल शहजाद अकबर साहब ने इसकी वजाहत भी की है कि और भी जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो आई थिंक जहांगीर साहब, उनको मुतमईन होना चाहिए। खान साहब जो हैं, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, जिन जिन का नाम आएगा उनसे सवाल होगा। अगर उनसे सवाल ना होता जहांगीर साहब से, तो इमरान खान साहब पे सवाल होता कि अपने नजदीक तरीन दोस्त से सवाल नहीं हो रहा और हम सबसे हो रहा है, तो सबसे सवाल हो रहे हैं। जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, तो इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, किसी से ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर ये बताइएगा, जहांगीर तरीन पीटीआई के बानी रहनुमाओं में से एक हैं। पीटीआई के तकरीबन अरकाने जो कौमी असम्बली हैं 15 जो कल थे उनके साथ थे और उनकी हमायत के लिए वो सामने आए। पीटीआई को कैसे मुत्तहिद रखा जाएगा इस सिचुएशन में? नहीं, मेन रहनुमा रहे हैं, हमारे बानी तो नहीं है, क्योंकि सन 96 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी और जहांगीर साहब मेरे ख्याल में सन 2012 या 11 के करीब आए थे। सर नए पाकिस्तान के तो बानी हैं ही। लेकिन उन्होंने बड़ा रोल अदा किया, खासकर 2012-13 के बाद, तो उससे इनकार नहीं है। आपने यहाँ पे ये भी बात की कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसकी तरफ इशारा किया उसने राजा रियाज साहब ने, तो सब ने अपना रोल अदा किया है। मैं चूंकि पार्लियामेंट के अंदर होता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर तो मुझे कोई रोल जहांगीर साहब का एक्टिव इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर लोगों को कन्विंस करना, उनको उस पर मुतफिक करना, उन्होंने मेरे ख्याल में रोल अदा किया होगा, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं। अली भाई, हमारी कौमी असम्बली में तो असल रोल वहीं पे होता है ना, आपको भी पता है। पार्लियामेंट में तो सिर्फ शो ऑफ हैंड्स होता है या वोटिंग होती है, असल खेल तो दीवारों से बाहर ही होता है। और दूसरी बात यह कि आपको भी पता है जब टिकट्स की तकसीम की जा रही, जहांगीर तरीन साहब कितने सेक्रेटरी जनरल थे आपकी पार्टी के, तो उनकी वहां पे किस किस को टिकट्स दिए गए? बहुत सारे लोगों को टिकट्स ही उनकी वजह से दिए गए, वी नो दैट।
क्योंकि मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। उनका एक रोल है, उसके हम सब भी मुतरफ हैं और उसकी वजाहत की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपस में ये बातें की नहीं जाती। हमें उनकी अहमियत का पता है, उनको हम सबकी अहमियत का पता है। लेकिन जहाँ तक आपको कोई सवाल उठता है वो तो आपने देना होता है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला देते हैं, जिसमें खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था और कमजोर के लिए और। तो आज सबसे सवाल हो रहे हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि भाई उससे नहीं हो रहा और मुझसे सवाल हो रहा है। सबसे सवाल हो रहे हैं, इमरान खान साहब से खुद के सवाल हुए हैं, उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा में भी जवाब दिए हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पर भी जवाब दिए हैं। बहुत से केसेस में तो जहांगीर साहब खुद उनके साथ। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये भी बताइए, हमारी इत्तलात ये हैं और मुख्तलिफ जो सीनियर तज्जियाकार हैं उनकी तो इत्तलात, उनकी बात भी हुई है इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब से कि जब वो पाकिस्तान दोबारा वापस आए हैं तो इमरान खान साहब के साथ ऑन SMS ही वॉज इन कॉन्टेक्ट, उनका रब्ता था, और उसके बाद फिर कोई सदमोरी हुई, क्या मामलात हुए, जिसका कल उन्होंने बिटवीन द लाइन जिक्र भी किया कि ऐसा क्या है जो उनको मुझसे इतना दूर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कौन सी लॉबी है, जानते भी होंगे, जाहिर बात है हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो अब क्या दोबारा कोई मफाहमत का रास्ता निकल सकता है जहांगीर खान तरीन साहब और वजीर आजम के दरमियान, ऐसा कुछ हो सकता है? कॉन्टेक्ट्स का मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप पे था या नहीं, उसकी कभी खान साहब ने बात नहीं की। वो मेरा तो उनसे एक कारकुन का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म साहब से वैसे भी हमारी बात की उम्र के हैं, हमने उनको हमेशा फादर फिगर के तौर पे लिया है। मेरे तो बचपन के हीरो हैं, जब वो सियासत में नहीं थे और मैं स्कूल में पढ़ता था वो मेरी टीम के कप्तान थे और हमारे लिए वो स्किपर, हमेशा उनको आपस में हम स्किपर ही कहते हैं। हाँ, जहांगीर साहब से उनकी दोस्ती का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोस्तियाँ इतनी आसानी से टूटती हैं, थोड़े से फासले आ जाते हैं, दोबारा ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये एक आर्जी मसला है, जहांगीर साहब अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ऐसी करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अदालत का जवाब, अदालत में दोस्तियाँ जो है वो एक और प्लेटफॉर्म होता है। और जहांगीर तरीन साहब अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, चाहे पंजाब में, या उनकी तरफ लोग चले जाते हैं, उससे आपको कोई खतरा नहीं है आपकी हुकूमत को? हाँ नहीं, ये बात मुझे अभी बड़ी दस कयास लग रही है। जहांगीर साहब जो हैं वो खानदानी आदमी हैं, ठीक, और वो इस तरह मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे। वो अपनी जमात जिसमें उनका बड़ा रोल रहा है। हाँ, लेकिन कल अली भाई उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा ना कि अब इनफ इज इनफ, अब उनकी कल की स्टेटमेंट से लगा। बहरहाल चलें, एक तो ये कि बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, दूसरा कैप आपकी बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा तारीफ करता जब जाते जाते। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अली मोहम्मद खान, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जी हमने लेनी है ब्रेकिंग हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वाचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ सिफारती ताल्लुकात की। जी, तो हालिया दिनों इस में बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। चीन, तुर्की, मलेशिया, अमेरिका, ईरान, UAE और सऊदी अरब के बाद रूस के साथ भी अब गर्म जोश जो वो ताल्लुकात का आगाज कर दिया गया है, हो चुका है। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात के नए दौर की शुरुआत अप्रैल 2018 में उस वक्त हुई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मॉस्को का दौरा किया और दोनों मुल्कों ने दिफाही और इलाकाई तावन बढ़ाने पर पुरजोर दिया। बिल्कुल, और इसके बाद दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं उनकी पाकिस्तान में मुश्तरका मशक़ें भी तो हुई थी। जब हम इन दोनों ममालिक की बात करते हैं, पाकिस्तान और रूस, तो इनके दरमियान इस वक्त उस वक्त एक मिसाली ताउन का आगाज़ था, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और फिर जून 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम की साइड लाइन पर एक मुलाकात भी हुई थी। इसकी एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी दोनों, बिकॉज दे बोथ लुक हैंडसम, तो लोगों ने कहा था बहुत हैंडसम। दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने का अज़्म भी किया गया था इसी मौके पर। और गुज़िश्ता रोज़ जो रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ हैं, उन्होंने 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया। 2 रोज़ा उनका दौरा था। ये अलग बात है कि दौरे पे आते ही उनका दौरे से ज्यादा उनकी छतरी मौजू बहस बन गई, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनकी पिक्चर वायरल हुई, लोगों ने एतराज़ किया। इस दौरान जी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अहम सिविल और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, जहाँ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी अमन समेत अफ़गान अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इन मुलाकातों में इस वक्त मसले कश्मीर पर पुरअमन उसको हल करने के लिए और उसके अलावा जो अफगानिस्तान का तनाज़ा है उसके सियासी हल पर भी जोर दिया गया है। और इसके साथ रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की आलात और कोरोना वैक्सीन जो रूस बना रहा है स्पुतनिक 5 की मजीद 1,50,000 डोजेज देने का भी ऐलान किया है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अहम मुल्क है ओबियसली पाकिस्तान इस खत्ते का, अहम मुल्क है रूस इस खत्ते का, तो ये ताउन बड़ा अहम है। कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस दौरे को कितनी अहमियत दे रहे हैं और इस दौरे के बाद फर्दर पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात को, टाइज को कहाँ देख रहे हैं। कामरान, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट विजिट है, आप फॉलो कर रहे होंगे। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं या जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसको देखकर आप कितना सिग्निफिकेंट देख रहे हैं फ्यूचर के लिए इस विजिट को?
देखें ये काफ़ी सिग्निफिकेंट विजिट है और ये जो विजिट है बेसिकली बहुत से लोग शायद कहते हैं कि ये एक न्यू बिगिनिंग है। ये न्यू बिगिनिंग बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी दोनों मुल्कों के दरमियान और 2011 में टू बी वेरी प्रिसाइज जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मैं क्या वर्स्ट ईयर था कि रेमंड डेविस वाला वाकया हुआ, उसके बाद ओबीएल वाला इंसिडेंट है, सलाला वाला वाकया हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अपनी फॉरेन पॉलिसी में लाई कि अपने जो तमाम अंडे हैं वो अमेरिका की टोकरी में नहीं डालने और अपने जो फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हमने रूस को रीच आउट किया और बहुत अरसे तक खामोश सफारतकारी के जरिए दोनों मुल्कों ने, क्योंकि माजी में जब सर्द जंग थी तो ये ऑपोजिट कैंप में थे और एक दूसरे के आप कह लें कि मुखालफिन थे, तो ये बहुत साल लगे इनको इस सतह पे पहुंचने के लिए। और टर्निंग पॉइंट जो था वो जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि हम मिलकर हम पाकिस्तान और रूस जो हैं वो एक्सरसाइजेस भी करते हैं। 2016 में जब पहली दफा तारीख में जो रूस की अफवाज हैं वो पाकिस्तान आए और उन्होंने जॉइंट जो है ना वो एक्सरसाइजेस की, वो मैंने ही स्टोरी ब्रेक की थी, बहुत ज्यादा इंडिया में उस पर शोर भी मचा था क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भारत ने उससे पहले रूस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला क्योंकि उससे कुछ रोज पहले उड़ी वाला वाकया हुआ था और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना और उन्होंने कहा कि आप अपने इस फैसले पर नजरसानी करें, लेकिन उसने जो है इसको बिल्कुल नजरअंदाज किया और अपने प्लान के मुताबिक अपने ट्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान भेजे। अब जो ये जो दौरा है ये वही कंटिन्यूएशन है प्रोसेस की और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी नजर में ये तब कंप्लीट होगी जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बिल्कुल कामरान साहब, ये बताइएगा जिस तरह चीन और ईरान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, चीन और रूस के दरमियान बातें बढ़ रही हैं और अब पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज हो रहा है, खित्ते में भी ये नई सिरबंदी जो है ये क्या कह रही है, क्या इशारा दे रही है? देखें बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, बिल्कुल खित्ते में नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं और माजी में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 80s में अफगान जिहाद हो या कोल्ड वॉर हो, रूस और पाकिस्तान बिल्कुल दूसरे कैंप में थी, लेकिन अब एक बिल्कुल नई सिचुएशन है। पहले रूस और भारत जो हैं वो आपस में इत्तेहादी थे, अब यकसर हालात बदल गए हैं। अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं और उनका जाहिर है कि टारगेट जो है वो चीन है, लेकिन दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि चीन है, रूस है, ईरान है, तुर्की है और इवन पाकिस्तान जो है वो भी इसमें शामिल है क्योंकि इनके जो नुक्ता नजर है इन ममालिक का, वो अफगानिस्तान का मामला हो, वो इसराइल और फलस्तीन हो या जो दूसरे बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात हो, तो बहुत हद तक इन ममालिक का जो नुक्ता नजर है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ये हमें एक नई सफ़बंदी होती नजर आ रही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस नई सफ़बंदी से कितना एडवांटेज लेता है, ये मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट सवाल। तो अभी तक हमने इस पे जितनी सिफारतकारी की है कामरान, उससे आप किस हद तक मुतमईन है बीइंग एन एनालिस्ट? नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमें इस बात का इदराक है कि एक जानिब डेफिनेटली आपने कहा कि आपने सारा मफाद अमेरिका से वाबस्ता नहीं करना, लेकिन अमेरिका दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा हमारा तिजारती पार्टनर भी है दीगर मामलात के अंदर। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर भी अमेरिका के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं और वो ज़रूरी भी हैं। तो इस बैलेंस को बरकरार रखना पाकिस्तान की मौजूदा जो फॉरेन ऑफिस की टीम है, मौजूदा फॉरेन ऑफिस है, इसके लिए किस हद तक आसान आप देखते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान अपनी तरफ से जरूर कोशिश कर रहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि उनके अगर रूस और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो वो अमेरिका को किसी भी तरह से नाराज करना चाहते हैं। अमेरिका बहरहाल एक रियलिटी है, बहुत से उनके एडवांटेजेस हैं और पाकिस्तान ये हरगिज नहीं कह रहा कि हम अमेरिका के लिए दरवाजे हमारे बंद हैं। पाकिस्तान अगर आप देखें तो अभी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बड़ा क्लियरली कहा कि सी पैक को हम सेंट्रल समझते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमें सी पैक की लेंस से ही सिर्फ ना देखा जाए। इसका मतलब है कि हम ओपन हैं, कोई भी अगर सरमाया करना चाहता है तो वो करे। तो मेरे ख्याल में ये बैलेंस मेंटेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब आइंदा आने वाले दिनों में मजीद रीजन में डिविजन्स होंगी। और सो फार पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बेहतर तरीके से कर पाया है, अच्छी सिफारती कामयाबी है। रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान में है, जो बाइडन के साथ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट वजीर आजम ने उनको विश भी किया था जब वो बने। खैर इस पर बात होती रहेगी। ओवरऑल पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और दुनिया को इसका इदराक हो रहा है। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं कामरान यूसुफ साहब के शुक्रिया के साथ। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम आपको मुख्तलिफ सरप्राइजेस तो देते ही रहते हैं ना, तो आज भी हमारे साथ एक सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज मौजूद है। जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो अज़्म व हिम्मत का निशान है और पूरे पाकिस्तान का फख्र है। खंसा मारिया से, जो कि बसारत से महरूम पहली पाकिस्तानी तालबा हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रोड्स स्कॉलरशिप हासिल की। खंसा मारिया ने पहले भी स्कॉलरशिप हासिल करके जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कतर से फॉरेन सर्विसेज में ग्रेजुएशन की है। खंसा मारिया ने दुनिया भर की मुख्तलिफ
कॉन्फ्रेंसेज में भी शिरकत करके माजूर अफराद को दरपेश जितनी भी मुश्किलात हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है और बताया है कि इंसान अगर हिम्मत करे तो हर चीज़ मुमकिन है, लाहासिल कोई चीज़ नहीं है। खंसा मारिया जो है वो होप फॉर टुमारो के नाम से एक तंजीम भी चला रही है जिसके ज़रिए वो माजूर अफराद की मुश्किलात दूर करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने अपनी महरूमी को कामयाबी में कैसे बदला, आइए पूछते हैं खंसा मारिया से। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच खंसा मारिया ओपनिंग एज एन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपकी अज़्म हिम्मत को सलाम, इतना हौसला कहां से आया, कैसे ये मुमकिन हुआ ये सफर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू जॉइन यू। मेरा ख्याल है हौसला बंदे में आ ही जाना है, सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरी अम्मी, मेरे बाकी घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे अपने अंदर ये यकीन दिलाया कि चाहे मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, और मुझे वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी कि जो मैं चाहती थी मैं वो कर सकूं। तो मेरा ख्याल है मेरे पास वहां से हौसला आया। और दूसरी ये बात है कि आई फेल्ट लाइक आई हैड नथिंग टू लूज। मैं अगर नहीं अचीव करूंगी तो फिर नहीं होगा, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं करूंगी तो नहीं होगा, लेकिन करूंगी तो होगा। बहुत ही जबरदस्त बात है। होप फॉर टुमारो, कितना खूबसूरत नाम है। इतनी बड़ी एक डिसेबिलिटी के साथ, जो कि समटाइम्स लोगों का जीने से ही दिल भर जाता है खंसा, लेकिन आपने न सिर्फ अपने लिए अपने आप को कमाल करके दिखाया बतौर एक कमाल शख्सियत के, बल्कि आप अपनी जैसे दीगर जो लोग हैं उनके लिए भी काम कर रही हैं। तो इसका होप फॉर टुमारो का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और अब तक कितना काम कर लिया, इसकी क्या अचीवमेंट्स है अब तक? देखिए, होप फॉर टुमारो का बेसिकली आइडिया ये है कि आपके पास एक आवाज है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करें अपनी कम्युनिटी की हेल्प के लिए। तो बेसिकली हम लोग पब्लिक स्पीकिंग वगैरह पे कोर्सेज रन करते हैं। हमने एक कोलैबोरेशन की थी जीसी यूनिवर्सिटी के साथ। उसके अलावा हम लोग जो स्मॉल स्केल ग्रास रूट सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी हम हेल्प करते हैं कि उनके साथ हम ट्रेनिंग्स रन करें और उनकी हम हेल्प करें। अगर उनको कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, हम उनको वो चीज़ें इंस्टॉल करा के देते हैं। उसके अलावा हम छोटे छोटे वेबिनार्स और कोर्सेज वगैरह रन करते हैं, एडमिशंस हो गए, इस तरह की चीज़ों पे। तो होप फॉर टुमारो का आइडिया इस तरह आया कि मैंने जो भी अकम्प्लिश किया है अपनी ज़िंदगी में, वो लोग बड़ा हैरान होते हैं सुन के, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि anyone can accomplish anything they want if they get the opportunities to do so. उनके ऊपर नहीं है कि वो कितनी हिम्मत लगाएं, अगर आप उनको opportunities देंगे तो वो कुछ accomplish कुछ ना कुछ कर लेंगे। यानी कि आप कहती हैं कि सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कंस्ट्रक्टिव रोल है। लेट्स टॉक अबाउट रोड्स। पूरी दुनिया के अंदर एक तो आपने अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान का किया, बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, ऑक्सफोर्ड तक पहुंचना और फिर बीइंग एक फुल क्या कहना चाहिए, स्कॉलरशिप के जरिए पहुंचना। दिस इज समथिंग ग्रेट दैट यू हैव अचीव्ड और this is what has made us to bring you an Expresso. आप कैसे फील करती हैं और ये कैसे किया? Were you targeting this scholarship या हो गया बस आपने अपनी एफर्ट की और हो गया? कैसे हुआ ये? जी, रोड्स का एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, मतलब हर कंट्री का डिफरेंट होता है, तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान की स्कॉलरशिप के लिए। और बस यही था, मतलब आपको मिलने से पहले इस तरह की प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप नहीं पता होता कि आपको मिलेगी या नहीं। यू जस्ट ट्राई फॉर इट, यू गिव इट योर बेस्ट, और फिर बाकी अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल सही कहा खंसा आपने। खंसा, मैं जानना चाहूंगी कि जो आपका इंटरव्यू था, ट्रिकी था, किस तरह के सवालात पूछे गए? देखिए, मैं इंटरव्यू के लिए काफी नर्वस थी क्योंकि एक तो था भी ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ अपने उसके चैलेंजेस होते हैं, और ऑब्वियसली मतलब रोड्स के इंटरव्यू के बारे में मतलब हर किसी का बहुत डिफरेंट होता है। तो आप किसी से पूछो भी या कुछ भी करो तो आपको इतना पता नहीं लगता, क्योंकि आपको पुराने स्कॉलर्स यही बताते हैं कि आपका डिफरेंट होगा, आपका आपके अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन आपको शायद उस चीज पे उस तरह से यकीन नहीं आता। आपको ये होता है कि यार हाउ डू आई क्रैक दिस फॉर्मूला, लेकिन बात ये है कि उसका कोई फॉर्मूला है नहीं। मैं इंटरव्यू ज्वाइन करने से पहले काफी नर्वस थी, लेकिन वंस आई जॉइंड इट, वो मेरे से जो सवाल पूछ रहे थे वो उन चीजों के बारे में थी जिनके बारे में मैं पैशनेट थी, जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड थी। तो अगर खंसा, अगर मैं आप जैसे दीगर लोग, चूंकि आप खुद भी चूंकि इसका शिकार हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपकी तरह के लोग हैं, आप इस वक्त सबसे बेहतरीन पोजीशन में है कि आप हमें बता सकती हैं कि व्हाट डू पीपल एक्चुअली फील व्हेन इट कम्स टू अचीव समथिंग और व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगल फॉर समथिंग। ये स्ट्रगल, इस चैलेंज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? और वो लोग जिनको आप जैसी अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन इस वक्त आपको देख रहे हैं,
हैं उनको भी कुछ कहिए कि वो क्या करें कि आप जैसे हों और अचीव करें चीजों को। बिल्कुल। देखिए, मैं आपका जरा सवाल आई विल टर्न इट ऑन इट्स हेड। मैं उनको नहीं कहूंगी वो कुछ करें, मैं उनके अराउंड जो लोग हैं उनको कहूंगी कि वो कुछ करें। कि जब आपके पास ये ब्लाइंड लोग आए स्कूल्स में एडमिशन लेने, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन लेने, तो आप उनको मत कहें कि भाई आप स्पेशल स्कूल में जाओ। आप उनको वो अपॉर्चुनिटीज दें कि वो सक्सीड कर सकें। जब आपके पास आपका कोई बच्चा आए जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है या जो ब्लाइंड है या उनको कोई और डिसेबिलिटी है, आप उनको ये मत कहें कि बेटा आप ये नहीं कर सकते, या आप उनको ऐसे मत कहें कि आपके लिए ये बाउंड्रीज हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप उनको टेक्नोलॉजी खरीद के दे सकते हैं आप उनको वो दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आजकल इंटरनेट का दौर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सिंपल गूगल सर्चेस करें, आपको बड़े जवाब मिलेंगे। और अगर कोई बंदा है जो खुद डिसेबल्ड है, मैं उसको यही कहूंगी कि आपके सामने जो डिस्क्रिमिनेशन है आपको उसको खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं लड़ेगा। आपको अपने लिए And the least you can do for such people is respect them, value them, appreciate them. The least you can do, right? अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट। लेकिन मसला ये कि हम बहुत सेग्रीगेटेड स्पेसेस में उनके बारे में इंस्टाग्राम पे अच्छी हेडिंग्स लिख देते हैं। मैं अगर अपने बारे में भी बात करूं, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, लेकिन उसका क्या सस्टेनेबल चेंज आया? लोगों ने मेरी तस्वीर लगाई, उसके ऊपर इमेज डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई, तो फायदा इस चेंज का आप मुझे बताइए। ओके। वैसे दिस इतना ब्लंटली आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की। ऑब्वियसली यू माइट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस और आपको फील हुआ तो डेफिनेटली आप बात करिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जाहिर बात है, मैंने पहले भी कहा कि हम उस चीज को उस तरीके से फील नहीं कर सकते जैसे आप फील कर सकती हैं या एक्सप्लेन कर सकती हैं। जी जी। देखिए, मुझे ब्लंट होने का कोई नुकसान नहीं है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड आई वांट टू यूज इट फॉर गुड। तो ऑल आई कैन से इज कि आपने अगर किसी के को प्रेजेंट करना है एज इंस्पिरेशनल, तो आप उनसे ये भी बताएं कि आपने उनसे क्या सीखा है। What have you been inspired to do? Have you been inspired to employ people with disabilities? Have you been inspired to make your school more inclusive? क्या इंस्पायर किया? खाली इंस्पायर तो कुछ नहीं होता ना। एक्सट्रीमली। आपने तो मुझे चुप ही करा दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। I'll go with you, क्योंकि यूजुअली लोग इतनी क्लियर बातें करती नहीं है। इनकी जरूरत है ताकि पता तो चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। आगे बढ़ते हुए आपकी डिग्री के हवाले से हम बात कर लेते हैं। खंसा, इस वक्त आप क्या प्लान कर रही हैं, क्या पढ़ने का प्लान कर रही हैं, और आने वाले वक्त में उसको कैसे आप क्लब कर पाएंगी अपनी इस एक्सपर्टीज से या अपने इस एक्सपीरियंस से जो आपको लोगों के हवाले से, रवैयों के हवाले से हुआ है, इस हवाले से हमें बता दीजिए। जी, मैं डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ूंगी और होपफुली मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे हुई, उसको देखने की क्या पैराडाइम्स हैं, उनको क्या सक्सेसेस उनको मिली, उनको क्या फेलियर्स मिले, ताकि हम उन चीज़ों से लर्न करें और हम पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बनाएं जिससे ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो लोगों के लिए। ठीक है खंसा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यकीन जानिए कोई 8-10 सवाल तो इसी वक्त आपने मेरे जहन में उठा दिए कि हम यहाँ पे इतनी इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करवाते भी हैं, लेकिन असल में मामला तो कुछ और है, फीलिंग्स तो कहीं और हैं और जो लोग इससे महरूम है वही एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने जो एक्सप्रेस किया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आई और मेरी आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह करे आप ऐसे ही आगे बढ़ें और कॉन्ट्रीब्यूट करें इन रियल सेंस, इन रियल मीन्स आप कॉन्ट्रीब्यूट करें जो आप कर भी रही हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। खंसा विद अस, रोड स्कॉलरशिप होल्डर, ऑक्सफोर्ड के लिए, पाकिस्तानी है और कमाल है, ब्लंट बहुत है। अच्छा लगा इनसे मिलकर। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक्सप्रेसो। लातादाद गीतों को अपनी गायकी से मकबूल बनाने वाले गुलूकार उस्ताद असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। असद अमानत अली खान 25 सितंबर 1955 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद अख्तर हुसैन खान से हासिल की। असद अमानत अली खान ने अपने चचा उस्ताद हामिद अली खान के साथ अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। अब 8 अप्रैल 2007 को लंदन बरतानिया में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। आज भी उनकी गीत, उनकी गज़लें हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेगमेंट सफर शर्ट की, जहां वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं खुराक नामी एक मिठाई के बारे में जो थर में तो सबको पसंद है, लेकिन कराची में लोगों को क्यों इतनी ज्यादा पसंद है। आइए जानते हैं। फिर कोई बादए अज़ल लेकर
कूजागर की दुकान पे आता है और बड़ी एहतियात से चुनकर अपने जामों सबू उठाता है। डिप्लो में हूँ, सफ़र शर्त देख रहे हैं आप, और डिप्लो से एक और ख़त आपको लिखना बहुत ज़रूरी था। डिप्लो शहर के मैं कहीं बिल्कुल अंदर मुख्तलिफ़ गलियों से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, और डिप्लो शहर जो है वो मिठाई के हवाले से बड़ा मशहूर है। जो लोकल मिठाई है उसमें से एक शुगर फ्री मिठाई भी है, और दूसरी भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुराक कहते हैं एक मिठाई को, वो बहुत अच्छी मिठाई है। तो मिठाइयों के हवाले से बड़ा मशहूर है, सस्ती भी हैं और ज़बरदस्त भी हैं। तो इनकी एक शॉप जो है, जो यहाँ के मशहूर मिठाई मेकर हैं, उनकी एक शॉप जो है वो बाहर है, लेकिन जो उनका कारखाना है वो बहुत ही अंदर कर गया। तो मैं गलियों में पूछता पूछता इस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ। सहराई शहर डिप्लो से मैं आपको ये ख़त, इस ख़त में ये दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये मिठाई जो है ये कैसे बनती है, और यहाँ पे जो है ये मिठाई का ये पूरा प्रोसेस है वो क्या है, और उन मिठाइयों के नाम क्या हैं। बात यह है कि जब वो आप मिठाई चखते हैं तो मतलब मज़ा आ जाता है। कराची से और बहुत सारी जगहों से डिप्लो से 10-10 किलो के वो पैकेट जो है वो मिठाइयों के जाते हैं। तो इतनी अच्छी, और वो टेस्ट के हवाले से है। बाकी आपने इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा सरफ नज़र करना है, इग्नोर करना है कि यहाँ पे सफाई के मेआरात क्या हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इनके ओनर जो है वो राना साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपका पूरा नाम क्या है? राना साहब का नाम है राना। राना साहब ये बताएं कि आपकी मिठाई की बड़ी शोहरत है, मतलब बैनुल इज़लाई, क्या वो तो बाहर मुमालिक बाहर जाती है। तो राना साहब ये पहले तो ये बताइए कि जो लोकल मिठाई क्या है यहाँ पे, जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि थर की मिठाई है? थर मेसू है, टिक्की है, मनसाला है, ठीक है, मोहनी है, ठीक है, जलेबी है, वाह वाह, लड्डू है, हलवा है, वाह वाह, ये थर की मिठाई है। मिठाइयों के नाम कितने खूबसूरत है राना साहब। अच्छा, हलू, लड्डू। और ये बताएं कि ये जो टिक्की वही है ना जिसकी वो नीचे चीनी सी लगी होती है, वो बहुत मजे की थी। और आपकी शुगर फ्री वाली उसका क्या नाम है? मोहनी बड़ी कमाल है। अच्छा, ये जो जलेबी है ये तो खैर एक ऐसा आइटम है जो पूरे पाकिस्तान में मिलता है। आप हमें ये बता सकते हैं कि कोई ऐसी जगह दिखाएं जहाँ पे ये मिठाइयाँ बन रही हैं? राना साहब जाएं उधर? बहुत शुक्रिया आपका, आ जाए। राना साहब ये क्या है? ये मेसू है। मेसू बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाऊं। बहुत अच्छी है ये। राना साहब कहीं उधर चले गए। राना साहब उधर आना है। राना साहब ये क्या है? ये खुराक है। ये खुराक है। राना साहब ये जो खुराक है, ये खुराक बिल्कुल वही नहीं है जिस तरह हमारी तरफ पंजीरी का, आपका नाम सुना है पंजीरी का? हाँ, पंजीरी का नाम घर में बनाते हैं। हाँ, घर में बनाते हैं। हाँ, ये उस तरह नहीं कहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है घर में बनाते हैं। हाँ, ये वही नहीं है। हाँ, वो नहीं है। हाँ, वो और चीज़ है। अच्छा, ये बिल्कुल और ये नहीं, उसको थोड़ा सा मिलता जाएगा। अच्छा, ये टिक्की है। ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मैंने खाई है और बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारे नीचे इसकी चीनी है? हाँ, चीनी है। मिठाई और तो चीनी तो होगी। तो ये इसके ऊपर पिस्ता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप हमें कारखाने में अपने ज़रा जहाँ पे ये बन रही हैं मैं ज़रा देखना चाह रहा था, ठीक है? ये ऊपर लिखा हुआ है जगता श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। अच्छा, ये क्या था? पुरानी बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग ऊपर थी। हाँ, वो गिर गई। हाँ, ये नीचे दुकान थे। हाँ, ये मेरे फादर का बना हुआ है। और ये बड़ा खूबसूरत। हाँ। अच्छा, ये ऊपर वो सारी कारीगरी हुई है, पुराना दरवाजा। 74-75 में वे बने हैं। वाह वाह, 74-75 में। जबरदस्त। आए वो कारखाने की तरफ से आए ना। तो राना साहब आपको ऑर्डर्स भी मिलते होंगे शादी ब्याह के भी? बहुत ऑर्डर मिलते हैं, बहुत का 2-2 3-3 5-5 अच्छा, और कराची और मुख्तलिफ जगहों पे लोग लेके जाते हैं आपकी मिठाई? हमारे घर में तो ये है रवाज, शादी में मिठाई होती है, बेटा जमते भी मिठाई होती है, मंगनी होती है तो मिठाई होती है। मन 2-2 मन मिठाई जाती है। वाह वाह। ये भी आप क्या बना रहे हैं? यही खुराक जो बनती है। अच्छा, खुराक बनती है। ये देखें, ये क्या है चीज़ है? ये बेसन और मैदा मिक्स है। बेसन और मैदा मिक्स है। ठीक है। ऑयल गरम है पहले से? हाँ, ऑयल ठीक है। गूंद है। हाँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये गूंद है। गूंद है ये? ये वो दरख्तों से उतरती है? हाँ, दरख्तों से।
ये इसमें क्या करती है, यानी इसमें जायके में कुछ अच्छी होती है, क्या होता है? ये देखा डब्बे का फोटो निकाल देती है, देसी घी है। देसी घी, हाँ बस ठीक है। गूंद है। अच्छा राना साहब, ये क्यों डालते हैं? खुल जाएगा, ये सारे खुल जाएंगे। अच्छा हाँ बाकायदा खुल जाएगा, आप देखें। अच्छा, इसमें खुराक में जो बाकी चीज़ें होती हैं, जिस तरह एक तो आप बादाम भी डालते हैं, ये बादाम डालते हैं, और बादाम भी है, किशमिश किशमिश भी डालते हैं, कोपरा खड़ा रहा, कोपरा डालते हैं। गूंद पे खुल गए। अच्छा, ये गूंद की वजह से हो रहा है वो। गूंद हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। ये बादाम है, ठीक है। ये इसमें लूंगी भी, ये भी काट करके डालते हो, कोपरा। अच्छा, ये कोपरा डालते हैं, ठीक है। ये उसकी तो बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई है। हाँ हाँ, ना हो जाएगी बाबा, हो जाएगी। ये असारी है, असारी, असारी, ये असारी आरी भी खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सरसों को, ठीक ये है, देखें, ये किशमिश है, ये किशमिश भी अभी देखें, ठीक है। ठीक है। ये खसकास तो नहीं है? ये खसखस, खसकास है, ठीक ठीक ठीक। ये देखें, वाह वाह ये वाह। खसखस है, ये भी इसमें भी चीनी पड़ेगी, ठीक है, चीनी है। अच्छा खैर, चीनी है, फिर बादाम है, फिर खसकास है, फिर ये सरसों के वो आप कह रहे थे खोपरा है, ये फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं, इससे फिर ये खुराक बनती है, ठीक है। और आपकी जो यहाँ पे थर में और डिप्लो में सबसे ज़्यादा जो आपको ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इलाके में, वो खुराक की है? खुराक की है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर में है वो नुक्ती, बूंदी। अच्छा, बूंदी, ठीक है, वो तो ठीक है, उसकी बहुत ठीक है, बहुत डिमांड होती है। और जो शुगर फ्री आपकी है वो मोहनी है, वो तो शौकिया भात खाते हैं, शौकिया खाते हैं, और चाय से भी खाते हैं हर बंदा। मैंने जब वो खाई तो वैसे तो वो शुगर फ्री थी, मतलब वो इतना उसमें मिठास ही ना, लेकिन वो चाय के साथ बहुत मजे की बहुत थी, मजेदार होती है, बहुत जबरदस्त। सो नाजरीन, जब भी आप डिप्लो आए तो राना साहब जो हैं, इनसे आपने मिठाई खानी है, और वो जो है एक तो खुराक है जो कि यहाँ पे लोकल है, ज़बरदस्त है, और जो टिक्की है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मेरी फेवरेट है, और जो वो शुगर फ्री का मैं नाम भूल जाता हूँ, मोहनी, बस ये आप नाम नहीं भूलेगा। तो मोहनी जो है वो बहुत ही कमाल है। और इसके अलावा जो है और भी बहुत अच्छी मिठाइयाँ, जो बाकी जो पूरे पाकिस्तान में मिलती हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी, यानी इसमें कोई जिस तरह आप कह रहे हैं केमिकल वगैरह उस तरह नहीं, कोई नहीं, साफ सुथरी, हमारे पास हर चीज़ साफ सुथरी होती है। राना साहब, मैंने देखा है कि ये गरम अगर खाएं तो भी बहुत मजे की है। हाँ, गरम भी मौत बजाय की, ठंडी भी मजे होती है, ठंडी भी अच्छी होती है, गरम भी बड़ी अच्छी है। गरम सर्दियों के लिए ये बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा चलती है, सर्दी के मौसम ज्यादा चलती है, गर्मी में कम चलती है, अच्छी चलती है, और सर्दी में। अच्छा, जिस एक चीज को आप हल्लू कह रहे थे, वो क्या है? हाँ, हलवा। अच्छा, हलवे को कहते हैं। वो हलवा आप जिस तरह हम पंजाब में बनता है, वही हलवा बनता है। हमारे पास वो सादा बनते हैं, वो थोड़ा बादाम पिस्ता डालते हैं, ठीक है। हमारे पास वो सादे चलते हैं, वो ऑर्डर देते हैं तो उसमें बादाम पिस्ता भी मिला के। जबरदस्त। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और डिप्लो शहर में मैं आया था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सहरा से और डेजर्ट से, सहरा आपका बहुत खूबसूरत है, डिप्लो में मैंने राना साहब को देखा है, जो कि खुद भी बहुत खूबसूरत आदमी है और मुस्कुराते रहते हैं। और इनकी जो मिठाई है वो शायद आप भी खाते हैं, जिसकी वजह से मिठास है आपके चेहरे पे, और आप अच्छे, जिसको कहते हैं खुश इखलाक आदमी हैं। तो मुझे इजाज़त है, ठीक है, मैं अरे 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 अरे, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी साईं, बहुत थैंक यू भाई। ये कमाल ही है, ये तो ज़बरदस्त है। ये थर की लोई है, और डिप्लो में जहाँ मिठाई भी खाई है तो बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई थी, और वहाँ पे ये खूबसूरत, शानदार और बहुत ही कीमती तोहफा जो है वो राना साहब ने दिया है। और मैं राना साहब को ढूंढते ये अंदरून यानी डिप्लो के गलियों में होता गया था, और यकीन करें कि ये इसकी कोई कीमत नहीं है, और बहुत शुक्रगुजार हूँ।
बैक टू एक्सप्रेसो। खेल के मैदान में अगर हम बात करें खेल की, तो एक अच्छी खबर है हमारे पास और एक बुरी खबर है। मेरे हिसाब से एक नहीं, दो अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर क्या आप बताएं? खबर यह है कि पाकिस्तान ने 8 साल बाद जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। और इसी वनडे सीरीज के अंदर इस वक्त जो दूसरी अच्छी खबर है वो बाबर आजम के हवाले से है। हम अगर T20 और वनडे फॉर्मेट की बात करते हैं तो उसमें बाबर आजम ने विराट कोहली को पिछाड़ दिया है। टेस्ट रैंकिंग के अंदर बाबर आजम जो है वो सिर्फ एक दर्जा नीचे है विराट कोहली से, लेकिन ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम जरा सीरीज की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मार्के में पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 321 रन का हदफ दिया है। बिल्कुल, जिसमें ओपनर जो है फखर जमान ने कितने रन बनाए हैं? 101 रन बनाए और बाबर आजम ने 94 रन की। अच्छा, ये मेरा इम्तिहान ले रही है, मुझे याद है कि नहीं? मुझे याद है भाई, 94 रन की शानदार इनिंग खेली। जबकि फास्ट बॉलर हसन अली की बात करें तो एक ओवर में 4 छक्के लगाकर महज 11 गेंदों पर 32 रन बनाए। हसन अली कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं और हसन अली के यहाँ एक बेबी गर्ल भी पैदा हुई है। खबर ये भी है वो एक फादर बन चुके हैं। उन्होंने ये खबर शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर। अच्छा, हदफ के ताकुब में कल के मैच की हम अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 292 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 जबकि हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स हासिल की और इस तरह पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 10 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। और बुरी खबर भी बता दें, आप ही बताएं बुरी खबर। बुरी खबर की बात करें तो कुर्सी और इख्तियारात की लड़ाई में फुटबॉल की आलमी टीम, आलमी तंजीम जो फिफा है, उसने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है और फंड्स की फराहमी रोक दी है। पाबंदी के बायस पाकिस्तान इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत नहीं कर सकेगा। तर्जुमान फिफा के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मामलात सपोर्ट करने की तस्दीक तक ये मुअत्तली बरकरार रहेगी। वजह बताई जाती है कि यहाँ पे कुछ 2-3 मल्टीपल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्जा साहब, अच्छी खबर से आगाज करते हैं, बुरी बात में डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारा मूड अच्छा है तो हम अच्छा ही रखेंगे। जीत गए हम सीरीज माशाल्लाह, और जैसा कि हमने कहा बहुत अरसे के बाद जीते। ओवरऑल एनालिसिस करें, जीत कहते हैं बहुत सारी खामियों को छुपा देती है, लेकिन हम अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो आप कैसे देखते हैं सीरीज को? ठीक खेले हम, अच्छा खेले मिर्जा साहब? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के टीम के 3 बैट्समैन ही इस सीरीज में एक्सेल कर सके। 302 रन बनाए फखर जमान ने, 2 सेंचुरियां, 282 रन बनाए बाबर आजम ने, 128 रन बनाए इमामुल हक ने। इनके अलावा कोई और बैट्समैन इस तरह की बैटिंग नहीं कर सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने टॉप ऑर्डर पर ज्यादा रिलाय कर रहे थे और हमें जीत की खुशी में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर और ना तजुर्बाकार है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने 2013 के बाद 8 साल के बाद कोई वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका में जीती। आखिरी मर्तबा मिसबाह-उल हक की कप्तानी में हम वो सीरीज जीते थे। लेकिन इसके अलावा बॉलिंग के शोबे में भी आप देखें, इमरान के पहले वनडे में पाकिस्तान ने 273 रन स्कोर करवा दिए। दूसरे वनडे में अगरचे पाकिस्तान ने 341 रन स्कोर किए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 324 रन बना डाले। और कल तीसरे वनडे में जब साउथ अफ्रीका के 6 पाकिस्तान ने 341 किए दूसरे वनडे में और साउथ अफ्रीका ने 324 बना दिए थे, जो साउथ अफ्रीका 17 रन से आ रहा था जोहानिसबर्ग का। और कल का जो वनडे था उसमें साउथ अफ्रीका के 6 टॉप के प्लेयर्स नहीं थे। 5 आईपीएल में चले गए, वेंडर डूसन जो थे वो जख्मी हो गए और उसके बावजूद उन्होंने 292 रन स्कोर किए। तो ये लम्हे फिक्रिया है कि हमारी बॉलिंग जो है उस तरह की कारकर्दगी नहीं पेश कर रही। हारिस रऊफ ने 7 विकेटें ली सीरीज में और 6 विकेटें शाहीन आफरीदी के हिस्से में आई। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन पर काम करना पड़ेगा। फील्डिंग हमारी ब्रिलियंट रही। अगर हम ओवरऑल देखें तो इन तीनों वनडेज में हमारी फील्डिंग बहुत ज्यादा बेहतर नजर आई है। सिर्फ मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है और बॉलिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक तो आपने ये जो हमारी परफॉर्मेंस का जिक्र किया और मिडिल ऑर्डर बैटिंग का जिक्र किया, सिलेक्शन के मसाइल थे या फॉर द टाइम बीइंग हमारे प्लेयर्स? क्योंकि ये 2 मल्टीपल चीजें हैं, शायद आप जैसा एक्सपर्ट बहुत बेहतर इसको देख और बता सकता है, या कोई खेलने वाला क्रिकेट, हम जैसे लोग तो सिर्फ सतही तौर पर इसका जायजा ले। प्रॉब्लम थी हारिस सुहेल जो इतने सीजन कैंपेनर है उनको हम नहीं लेकर गए। उसके अलावा हमने मिडिल ऑर्डर को अपने इस तरह से कर दिया है,
बदकिस्मती से सऊद शकील जो थे वो अनफिट हो गए, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। हैदर अली जो है वो PSL में मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन उनको हमने चांस ही नहीं दे रहे हम। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि जिन पर काम करने की जरूरत है, जिनमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस वक्त जो प्लेयर्स हैं उनके लिए लीग्स बड़ी अजीज हो गई हैं। पिछले दिनों मोहम्मद हफीज के हवाले से एक ऐसा ही चर्चा रहा। फिर 5 बड़े अहम खिलाड़ी साउथ अफ्रीका ने लीग्स के लिए भेज दिए। इस वक्त खिलाड़ियों के लिए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से, ऐसा लगता है मिर्जा साहब पैसा अहम होता जा रहा है। खेल, द जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट, और खासतौर पे उनका कौमी मफाद या कौमी तशख्खुस, वो पीछे होता जा रहा है। ये क्रिकेट की गेम के लिए कितना डैमेजिंग है आपके ख्याल में? देखिए इमरान, टेस्ट क्रिकेट 1877 में शुरू हुई, वनडे क्रिकेट 1971 में शुरू हुई, T20 क्रिकेट 2005 में शुरू हुई। वो जो जेंटलमैन्स गेम था वो आहिस्ता आहिस्ता जेंटलमैन्स का टैग इससे खत्म होता जा रहा है। और जब से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई है, पैसे की भरमार है, इंडिया डोमिनेट करता है। लोग कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ICC नहीं है। तो इंडिया चूंकि इतने पैसे देता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले बेशतर ममालिक IPL के दौरान अपनी सीरीज स्केड्यूल नहीं करते। उनके सारे प्लेयर्स IPL में होते हैं। अब आप साउथ अफ्रीकन 5 प्लेयर्स की एग्जांपल ले लें, क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, NGD, कागिसो रबादा, नोकिया, ये सारे के सारे चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, गेम अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्टली, बिल्कुल टाइम मेरे पास कम है, बाबर आजम ने बीट किया है विराट कोहली को 2 शोबों के अंदर, वनडे में भी, T20 में, टेस्ट में एक ग्रेड का मसला है। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको भी कर दीजिएगा, और कैसे देख रहे हैं आप द ग्रेट बाबर? देखिए, बाबर आजम ने जिस तरह 2 सेंचुरियां की, तो अब बाबर आजम के 858 पॉइंट्स हैं ICC की ODI रैंकिंग में, और विराट कोहली के 857 पॉइंट्स हैं। 1 पॉइंट से बाबर आजम इस वक्त टॉप पर बन गए, और 20 साल के बाद कोई पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो ICC की रैंकिंग में नंबर 1 हुआ है, ODI रैंकिंग में। और अब उसके अलावा बाबर आजम अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर है, T20 में चौथे पे विराट कोहली है, और इस तरह टेस्ट में विराट कोहली 5वें पे और बाबर आजम 6ठे पर है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। विराट कोहली 2008 में उन्होंने कैरियर शुरू किया, बाबर आजम ने 2015 में शुरू किया, लेकिन रेस जारी है। अब देखते हैं कि कौन इस रेस में आगे आगे रहता है। ठीक है, T20 कैसे होगा हमारा? T20 को कैसे देख रहे हैं? जीत जाएंगे आसानी से? उम्मीद यही है इमरान। कल भी मैंने आपको कहा था, उसकी वजह ये है कि उनके 5 प्लेयर्स चले गए, लेकिन उनकी T20 टीम ने हमें टफ टाइम दिया था जब पाकिस्तान आई थी। हम हार गए थे। यस, आई रिमेंबर। नहीं, हारे नहीं थे, लेकिन हम एक मैच हारे थे। हम एक मैच हारे थे। अच्छा, ठीक है। तो हम बिल्कुल समझ लीजिए T20 में हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगे हम। चलिए, इस पे आपसे बात तो होती है, इंशाल्लाह रहेगी। और हम मिर्जा साहब और अपने कीमती राय से आगाह करने के लिए, पाकिस्तानी टीम, उन्होंने मिर्जा साहब का कहना था कि जीत खामियों को छुपा देती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। इशू वाज रिगार्डिंग टीम सिलेक्शन। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बात करते हैं। बोन मैरो हड्डियों के अंदर एक नर्म और मसामदार टिश्यू है जो खून बनाने वाले जो सेल्स हैं उससे बनाने में मदद करता है। हमारे जिस्म में बोन मैरो की मौजूदगी से वाइट ब्लड जो सेल्स हैं वो इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जिस्म में ऑक्सीजन फराहम करते हैं, उनको हासिल करने का एक जरिया है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो जिस्म से खून के अखराज को रोकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर उज़मा ज़ैदी मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन का एजाज हासिल कर लिया है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, क्या आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरीका इलाज है जो कि खून की बीमारियों में मुब्तला जो मरीज होते हैं उनके लिए ये लाइक एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, बहुत सारी खून की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें प्राइमरीली बोन में जो ब्लड कैंसर्स होते हैं उनका इलाज कीमोथेरेपी के बाद ट्रांसप्लांट के जरिए किया जाता है ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके। इसी तरह बहुत सी मौरूसी बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया का नाम आपने यकीनन सुना होगा, बच्चों के अंदर पाया जाता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि आपस में ख़ानदानी शादियों की वजह से ये मर्ज जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो इसका इलाज जो है इसमें रेड सेल्स बनाने की, जैसे आपने भी फरमाया था कि रेड सेल्स की ज़रूरत होती है ब्लड बनाने के लिए, तो रेड सेल्स की जब पैदाइशी तौर पर बच्चों के अंदर सलाहियत नहीं होती रेड सेल्स बनाने की और उनको हर महीने जिंदा
रहने के लिए जो है खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं। तो ये बीमारी जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो इसका भी जो एक क्योरेटिव ट्रीटमेंट है, हतमी इलाज जिसके ज़रिए हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। इसी तरह और भी बहुत से जो है मौरूसी अमराज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर नहीं होती, इन्फेक्शन इतने ज़्यादा उनको होते हैं कि वो चंद माह से ज़्यादा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते। तो उनको जो है जितनी जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो वो बहुत जो है ठीक हो सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। डॉक्टर उस्मा, एक तो आप पहली सर्टिफाइड बोन मैरो स्पेशलिस्ट पाकिस्तान की हैं, फिजिशियन हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात भी है और आपको इस पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने इसी के अंदर स्पेशलाइजेशन की जानिब जाने का क्यों सोचा, इसी को पढ़ने का क्यों सोचा? क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसकी बहुत ज़रूरत है? और इलाज के अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को? इलाज तो फिर बीमारी हो जाए तो बाद में होता है, कि जिससे ये हो ही ना, ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो मौरूसी बीमारियां होती हैं, जैसे थैलेसीमिया का मैंने जिक्र किया, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो मैंने जिक्र किया, जो पैदाइशी तौर पे बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो उनकी जीन्स के अंदर खराबी होती है और वही डिजीज के साथ आते हैं इस दुनिया में, उनको तो आप प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत लार्ज स्केल पे जो है थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम और दूसरे अमराज के लिए भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रही हैं और बहुत सालों से इसके ऊपर कोशिश की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी हद तक सक्सेस भी हासिल हुई है। NIBD का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। NIBD जो मेरा सेंटर है, जहाँ पे मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ, NIBD में डॉक्टर ताहिर शमसी, डॉक्टर फाकिर अंसारी, इन लोगों ने जो है थैलेसीमिया की प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। इसको प्रिवेंट करने का एक तो जो आम पॉपुलेशन को ये पता होना चाहिए कि आपस में जो खानदानी शादियाँ होती हैं वो इसका सबसे बड़ा ठीक है। थैलेसीमिया जी, कज़न इंटर कज़न मैरिजेस का इसमें बड़ा रोल है। एक ही खानदान में जो है ना ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रहती है और जो है एक फैमिली में 2-2 3-3 बच्चे जो है इस मर्ज के साथ होते हैं। तो जो इंटर कज़न मैरिजेस हैं उनको जो है अवॉइड करना बहुत इसमें फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा ये कि अगर फिर भी और मतलब दूसरा जो तरीका है प्रिवेंशन का, वो ये कि आप जो है शादी से पहले अगर मालूम कर लें, थैलेसीमिया का स्टेटस अगर मालूम कर लिया जाए, फैमिलीज़ में लड़का लड़की का स्टेटस मालूम हो कि भाई ये भी थैलेसीमिया माइनर है, लड़का भी और लड़की भी, तो उनको जो है आप अवॉइड करें उनकी शादियां। और अगर फिर भी शादी करें तो शादी के बाद भी एक तरीका होता है, एक टेस्ट के जरिए मालूम कर सकते हैं आप कि आने वाले बच्चों में। और ये जो आपने थैलेसीमिया का रेफरेंस दिया, इस पे हमने बड़ा डिटेल में काम भी किया और मुसलसल गाहे बगाहे मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हम करते हैं। तो थैलेसीमिया सेंटर में भी मैं वहाँ गई थी और इस पे हमने प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन की, इसकी हवाले से हमने लोगों को जितना अवेयरनेस हम दे सकते थे हमने दी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसी मरीज को बोन मैरो की जरूरत है तो उसके लिए डोनर कहाँ से मिलता है? फैमिली में क्या मिल जाता है डोनर? तलाश करना आसान होता है डोनर? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली में जो सगे बहन भाई होते हैं बच्चों के, वो सबसे बेहतरीन डोनर होते हैं अगर उनकी टिश्यू मैचिंग की जाए और वो 100% मैच हो। आइडियली जो है ना आइडियल डोनर जो होता है ना, वो फैमिली में से निकालना आसान भी है और जो 100% मैच डोनर है वो मिलता ही सिर्फ फैमिली में आपको। ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि अभी वर्ल्ड जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज हैं वो दस्तयाब नहीं है, तो हमें फैमिली में से ही डोनर ढूंढना होता है। और जो जनरल पॉपुलेशन की हमारी जेनेटिक्स है उसके हिसाब से जो है तकरीबन 50% केसेस में हमें फुल मैच डोनर मिल जाता है फैमिली में से। वो आमतौर पे बहन या भाई होते हैं या फिर वो अगर इंटर कजन मैरिजेस हुई हैं तो माँ बाप भी हो सकते हैं। कभी कभी माँ बाप भी मैच हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ब्लड रिलेशन। अच्छा, ब्लड रिलेशन या इमीडिएट आपके जो रिलेशंस होते हैं। अच्छा, दूसरी जान डॉक्टर साहब, हमारी सक्सेस रेशियो क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं, सक्सेस रेशियो पाकिस्तान में क्या है? किस हद तक अब तक जो आप लोग इलाज कर रहे हैं उसमें कामयाबी कितनी होती है और एक्सपेंसिव कितना है ये? बिल्कुल, देखिए कामयाबी का जो है डिपेंड करता है डिजीज के ऊपर। अगर हम जो है बिनाइन डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसीमिया की बात करते हैं या एप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं, जो कैंसर नहीं है, ठीक है, बिनाइन खून की कमी वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके अंदर जो है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सक्सेस रेट है हमारा। फुल मैच ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें, फुल मैच ट्रांसप्लांट की डोनर अगर 100% मैच है रेसिपिएंट के साथ, तो उसमें पेचीदगियों का रिस्क बहुत कम होता है। तकरीबन जो है हमारा जो ओवरऑल सर्वाइवल है वो तकरीबन 80% से ज़्यादा है। और इसके अलावा जो डिजीज फ्री सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं कि यानी कि ऐसा ट्रांसप्लांट के बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, वो सर्वाइवल रेट हमारा तकरीबन 75 to 80% है। तो इट इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल डेटा। जितना बाहर की दुनिया में अच्छा है उतना ही हमारे पास भी अच्छा है। एक्सपेंसिव ये कि इसमें अगर फुल मैच थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं तो तकरीबन जो है इसमें जो रकम खर्च होती है पूरे 1 साल के प्रोसेस में, यानी कि दाखिले से लेके सारे टेस्ट, फिर इलाज का दौरानिया जिसमें मरीज अस्पताल में दाखिल होता है, तकरीबन 6 हफ्ते का वो
प्रोसेस है और फिर पूरा 1 साल जो दवाएं चलती हैं, कुल मिला के तकरीबन जो है इसमें 3 से 3.5 मिलियन रुपए खर्च होते हैं एक मरीज के इलाज पे। 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च होता है। ठीक है, और जिन बच्चों को खुदा ना खास्ता या लोगों को मे बी माएँ देख रही हो, घरों में प्रॉब्लम हो, पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको सेहत दे। अगर किसी को ऐसा कोई मसला है तो उनको विच इज़ द राइट एज जिसमें उनको कंसल्ट करना चाहिए, आप के पास आना चाहिए, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जो मौरूसी बीमारियों के लिए अगर हम बात करते हैं थैलेसीमिया या प्लास्टिक, तो खैर और किसी भी उम्र में हो जाता है। थैलेसीमिया की डायग्नोसिस जितनी जल्दी उम्र में हो जाए, 4 महीने 6 महीने की उम्र में, तो उस वक्त से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ट्रांसप्लांट की। डोनर के, क्योंकि डोनर का भी देखना होता है आपको, सिर्फ फैमिली में कोई सेहतमंद बच्चे हैं या नहीं। तो जो आइडियल एज है ना ट्रांसप्लांट की थैलेसीमिया में, वो तो है, हम कोशिश करते हैं कि 5 साल से कम उम्र की बच्चों का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। जितनी कम उम्र में ट्रांसप्लांट करते हैं, जितना कम उनको ब्लड लगा हुआ होता है, उतना उनका ट्रांसप्लांट का आउटकम बेहतर होता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है। और दूसरी जाने मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जिन घरों में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके लिए कितना मसला होता है कि आपकी औलाद के अंदर ऐसी बीमारी हो जिसका इतना महंगा इलाज, इतना मुश्किल इलाज हो। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप पहले ही एहतियात कर लें, कजन मैरिजेस में ना जाएं, खानदान के अंदर शादियों के लिए ना जाएं, ताकि इसके चांसेस कम हो जाए। साहबा लास्ट कोई भी थैलेसीमिया का टेस्ट होता है इमरान, वो करवा लें, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, इंडियन मैसेज कोई भी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो फैमिलीज आपको देख रही हैं, पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं, कुछ भी कहना चाहें उनको आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, अब हमारे पास पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो एक्टिव ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, तकरीबन 7 से 8 सेंटर्स हैं जहाँ पर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी मौजूद है। ये काम 1995 में डॉक्टर ताहिर ने स्टार्ट किया था कराची में NIBD से, और अब ये स्प्रेड हो गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने लोगों को भी ट्रेन किया है, और आने वाले वक्तों में मज़ीद हमारे पास मैन पावर बढ़ जाएगी। तो ज़रूर जो है जो भी इस तरह के ब्लड से रिलेटेड मसाइल हैं, वाइट सेल्स की कमी के, रेड सेल्स की कमी के, तो मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर आप रब्ता करें और ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अब हमारे मुल्क में भी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उज़मा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि सर्टिफाइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है, पाकिस्तान की पहली। और उनसे हम बात कर रहे थे कि बोन मैरो है क्या, इससे कैसे किया जा सकता है, इससे प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है, और फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस बीमारी के होने से ही बचाती है। और साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। एहतियात इलाज से बेहतर है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम बिल्कुल हमारा इख्तितामी मराहिल की जानिब तकरीबन पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले कि हम जाए, कल एक खबर सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा जीनत बनी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने कमी देखी, लेकिन हमने कहा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि खबरों की जान है हम जिनकी बात करें। हम मीरा की बात करें। कल मीरा के हवाले से खबर आई, जिसमें इत्तलात ये हैं खबरों के मुताबिक कि उनको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर अमेरिका में दाखिल करा दिया गया है, यानी कि पागल खाने के अंदर उनको दाखिल करा दिया गया है। और ये खबरें कुछ लोगों के लिए परेशान कुन भी थी, और कुछ लोग इसको ऐसे तशबीह दे रहे हैं कि मीरा को खबरों के अंदर रहना आता है, कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसा करती हैं जिससे वो खबरों में दोबारा से। बिल्कुल, बहुत से लोगों का कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट है। इमरान, आपको क्या लग रहा है, पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं वाकई में उनको? मीरा मेरे लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है कि मैं ज्यादा सर्च करूं उनकी खबरें, लेकिन ये कि लोगों को एंटरटेन अच्छा कर देती है, चाहे कभी उनकी अंग्रेजी हो। और मुतजाद इत्तलात हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जब डॉक्टर से नॉर्मल रूटीन का चेकअप करवाने के लिए गई, तो डॉक्टर को उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी ट्रीट मी लाइक अ सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। तो जिस पर डॉक्टर गुस्से में आ गए, वो पहले ही बड़े तंग है बेचारे कोविड से, तो उन्होंने वहां पे उनकी जो हेल्थ थी, जो मेंटल हेल्थ की हेल्थ थी, उनको कॉल कर दिया और फिर वो आके ले गए। ये खबरें हैं, मुतजाद इत्तलात है। सो हकीकी खबर क्या है ये तो उनकी वालिदा बता सकती है जब उनका राब्ता हो। वो कह रही कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा, सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरी हेल्प करे। वी विश कि मीरा जल्दी पाकिस्तान है, ताकि हमें खबरें और मिलती रहें। खैर आगे बढ़े, और ठीक हो क्या है, वैसे अगर कोई मसला है तो वो ठीक करा के आए। क्योंकि हम बाहर की बात करें तो आपको पता है कि हम अरमला हसन उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस बात करते हैं। हमने खुसूसी तौर पे सोचा कि अरमला ये ना समझे कि हम उनको भूल ही गए, अगरचे कि हम भूल गए थे, लेकिन हमें याद है वो। और अरमला इज विद अस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इमरान, आप मुझे भूल नहीं सकते, मैं आपको भूलने बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अमला, हाउ इज योर ट्रिप गोइंग? हमने कहा कि जरा थोड़ा व्यूअर्स को भी दिखा दिया जाए और पूछ लिया जाए टर्की के हवाले से इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और मौसम कैसा है, और जरा बताइए, अपडेट कीजिए हमें। और कोविड की सिचुएशन के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि टर्की में क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है उस तरह से। हाँ, अच्छा, ट्रिप इज गोइंग गुड सो फार इमरान एंड हिना। और नॉर्मली यहाँ पे हमें लगता है कि SOPs वगैरह का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं कुछ सोशल मीडिया पे देखती, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है। ट्रैवलिंग से पहले भी आई हैड टू गो थ्रू कोविड टेस्ट, और उसके बाद फिर आपको एयरपोर्ट पे फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे मैं इस वक्त फिलहाल तो इस्तांबुल में हूँ, इससे पहले मैं कैपाडोसा और फेथिया में थी।
और यहाँ पर आज मेरे पीछे आपको थोड़ा सा व्यू नजर आएगा, बहुत थोड़ा सा बारिश बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है आज और कल, यहाँ पे बारिश होने वाली है, लेकिन स्टिल वेदर इज रियली गुड। और यहाँ पे इस्तांबुल इज अ वेरी बिजी सिटी। यहाँ पर इस वक्त जितने ज्यादा टूरिस्ट है, मतलब शाम में आप जब निकलो यहाँ स्ट्रीट्स के ऊपर आपको सारी सर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ की गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात यह है, शॉप्स हो, ब्रांड्स हो, कहीं भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आप डाइनिंग के लिए जा रहे हो, यहाँ पे 8 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है। अच्छा। 11 बजे तक यू कैन लाइक टेक अवे। अच्छा, जब अभी ऑफ एयर बात हो रही थी, यू वर टेलिंग कि यहाँ पे जो एसओपीज हैं बड़ा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जा रहा है। क्या रश उतना ही है और उस रश में भी एसओपीज फॉलो हो रही है, और जो नहीं कर रहा उसको क्या कोई पेनल्टी वगैरह डाली जा रही है उस पे? हाँ इमरान, क्योंकि रश में आपको सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट दे मेक श्योर कि एवरी टूरिस्ट जो यहाँ पे वॉकिंग कर रहा है, जो भी है, वो मास्क पहने। पुलिस यहाँ पे पेट्रोलिंग करी होती है। जो टूरिस्ट के पासपोर्ट्स हैं, अगर आपने मास्क नहीं पहना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू टू वेयर मास्क। उसके बाद वो अदरवाइज आपके पासपोर्ट की पिक्चर लेते हैं, दे आस्क यू कि आपको पेनल्टी भी हो सकती है, आपको मास्क पहनना लाजमी है। फिर हम जब एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से आए थे, तो हमारा एक ETC फॉर्म था हेल्थ का, जिसको हमें फिल करना था, और वो हेल्थ फॉर्म हमें उसका QR कोड होता है। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में यहाँ जाते हैं तो पहले वो अपने फोन से उसको स्कैन करते हैं। सो SOPs के मामले में दे आर मेकिंग श्योर कि आप SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो करें। वो खास सवाल पूछ लें ताकि फिर हम मैं बहुत ज्यादा और मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी तक शॉपिंग की सेल्स लगी हुई है, नहीं लगी हुई, क्या शॉपिंग की है ना? यहाँ पर ना जो ऑब्वियसली शॉपिंग का मामला था वो ईस्टर की वजह से था, और ईस्टर थी मंडे को, बहुत रश था, एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी आपको सेल्स मिली थी। आज चूंकि मेरा प्रिंसेस आइलैंड का प्लान था, लेकिन सीन ये हुआ कि बारिश हो गई, तो अब मैं आज अपना शॉपिंग डे मनाऊंगी। आज मैं खुल के शॉपिंग करने वाली हूँ। सो आई लेट यू नो, अगर कुछ सेल्स हुई और आपको कुछ चाहिए हुआ, डू लेट मी नो। नेकी और पूछ That is so kind of you, Armila. I have a huge list. I'll WhatsApp you in a while. बस अब कह के अब अरमला हसन अब आप भुगते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you very much for being with us and have a nice trip. Soon we're gonna have you back. और फिर हम तुम होंगे, एक्सप्रेसो होगा, and have a nice trip. Enjoy कीजिएगा। Thank you very much for joining us all live from Istanbul, Turkey. This is Armila Hassan. लोगों ने इनबॉक्स भर छोड़े मेरे, जब पिक्चर्स देख रहे थे लोग स्पेसिफिक कि is Armila gone or somewhere. So she is gone for a while and she'll be back soon. आपको हमने थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी दिया, और बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो सफर पे जाने से पहले भी आपके लिए कोविड टेस्ट जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा दूसरों को बचाएं ताकि आप महफूज रहें। कितना वक्त है हमारे पास? हमारे पास वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, बस अब हम इजाजत लेंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। देखते रहिए, कल तक के लिए देखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।